बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही मज़े की। आज यौम तकबीर मुल्क भर में मनाया जा रहा है और यौम तातील भी है और तकरीबन 26 साल के बाद आज यौम तकबीर के मौके पे यौम तातील का ऐलान किया गया है। छुट्टी है मुल्क भर में, तमाम अदालतें, मुल्क भर की अदालतें बंद हैं और ये सारा खेल जो है वो सिर्फ एक केस के लिए रचाया गया है कि साइफर केस की आज समाअत थी और उस समाअत को किसी न किसी तरीके से मुअख्खर कर दिया जाए। और इस दौरान आपको मैं बताता हूं कि इस दौरान पैरेलल क्या हो रहा है, क्यों इस एक दिन के लिए इस केस को मुअख्खर करवाया गया और दूसरी जानिब खामोशी से दरपर्दा बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में क्या फैसले किए जा रहे हैं और जो इलेक्शन और मैंडेट चोर हैं, फॉर्म 47 छिन जाने का जिनको खतरा है और फॉर्म 45 के मंजरे आम पर आने का जिनको खतरा है, वो सब के सब परेशान हैं, परेशान हाल हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। रातों रात कानून साजी की जा रही है, ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बदले जा रहे हैं, आइन बदला जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है और अदालतों के इख्तियारात पे कदगन लगाई जा रही है और चीफ जस्टिस साहिबान इस वक्त जेर अताब हैं, सिवाय एक चीफ जस्टिस के और उनका नाम है काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि सारे का सारा इन्हसार काजी फाइज ईसा साहब पर है और उन पे मुकम्मल तौर पर भरोसा है इस निज़ाम को और इस जाली निज़ाम को कि अगर हमें कहीं से बचना है, कहीं से किसी ने बचाना है तो वो जनाब काजी साहब होंगे और उनके होते हुए हमें कोई फिक्र लाहक नहीं है। हुआ कुछ यूँ है कि आज यौम तकबीर तो है ही है और एक साइफर केस को इल्तवा में डालने के लिए आज मुल्क भर की अदालतें बंद कर दी गईं और हजारों नहीं लाखों जो साइलीन हैं, जो आज जिनको जो इंसाफ के मुंतजर थे, आज वो इंसाफ से महरूम रहे सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब का जो साइफर का केस है, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो साइफर का केस है, वो किसी तरीके से एक दिन और आगे चला जाए। जाहिर है आज मौखर हुआ है तो फिर अब दोबारा से तयन होगा कि कब उसकी समाअत होनी है। 2-4 दिन मिल जाएंगे, इन 2-4 दिनों में एक नया साजिशी प्लान तैयार हो जाएगा और उस साजिशी प्लान पर अमल करते हुए फिर आगे बढ़ा जाएगा। वो साजिशी प्लान क्या है वो भी आपको उसके बारे में भी आगाह करते हैं, लेकिन पहले ज़रा एक और ख़बर की तरफ जो कि अगेन काजी साहब के लिए भी परेशान कुन है और क्योंकि जो सवालात उठेंगे वो काजी फाइज ईसा साहब के लिए काफ़ी परेशान कुन होंगे और फिर इलेक्शन कमीशन के जो 5 रतन हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके 4 रतन, उनके लिए भी एक खबर है, वो भी परेशान कुन है और उनके लिए भी काफ़ी सारे मसाइल उनको सामना करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही शेम प्रूफ तो हैं ही हैं, लेकिन मज़ीद उनको बेनकाब होना पड़ेगा और उनके चेहरों से, निज़ाम के चेहरों से, उनके चेहरों से जो है वो पर्दा हटेगा। सूरत हाल ये है कि आज पार्टी मुस्लिम लीग नवाज की इंट्रा पार्टी इलेक्शन था और इंट्रा पार्टी इलेक्शन बड़े जोर शोर से हुआ और इतने जोर शोर से हुआ कि चंद मिनट की कार्रवाई में सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया और जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। किसी ने उनके मुकाबले में कागजात जमा नहीं करवाए और हुआ कुछ यूं कि भाई ने भाई को फारिग किया था और ये कहकर फारिग किया था कि मैं आपके लिए रास्ते बनाऊंगा और आप मुझ पर भरोसा करें। उन्होंने एक डील मारी और डील मार के उन्होंने अपने सारे मुकदमात पहले माफ़ करवाए और माफ़ करवाने के बाद और उनके उन मुकदमात को ख़त्म करवाने के बाद उन्होंने मज़े लूटे। PDM 1 सरकार ने कई मज़े लूटे और उसके बाद फिर काकड़ सरकार और काकड़ सरकार के बाद अब PDM 2 सरकार दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए और बेटी के हिस्से में आई वजारत आला फॉर्म 47 की। तो मामलात काफ़ी गड़बड़ चल रहे थे कि ये ख़ानदान की जो मौरूसी जो सियासत है वो विरासत वो तो जानी है मरीम साहिबा को और ये जा रही है शहबाज शरीफ साहब को। लिहाजा इस दौरान दरून खाना काफ़ी मसाइल पैदा हुए और पहले भी एक दफ़ा याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई हुए थे वो, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब अनाउंस हो गए प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन फिर जाती उम्रा में कुछ हलचल मची और उसके बाद मरहुमा मोहतरमा ने उन्होंने रोल अदा किया और फिर शहबाज शरीफ साहब से वापस ले ली गई वो नॉमिनेशन वापस ली गई और शाहिद खाकान अब्बासी के हिस्से में आई। ये दर पर्दा जो अच्छी
خبریں ایسی چلتی رہتی ہیں، اختلافات کی بھی اور اتفاقات کی بھی۔ جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ اتفاق ہوتا ہے، جہاں پہ معاملات ہوتے ہیں سیاست کے میراث کے، تو وہاں پہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی صدارت تھی، ان سے صدارت واپس لے لی گئی اور نواز شریف صاحب کو صدر بنانا تھا۔ کئی ہفتے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اور پھر اس کو پروسیس کیا گیا اور ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے کل اناؤنسمنٹ کی گئی اور پھر آج انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا۔ نواز شریف صاحب صدر منتخب ہو گئے، بلا مقابلہ ہو گئے اور ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، خبریں چل رہی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جناب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی پارٹی چیئرمین بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ عمران خان صاحب جیل میں گئے تو پارٹی چیئرمین انہوں نے کس کو بنایا؟ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین بنایا اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن ہوا اور پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر منتخب ہو گئے۔ اس انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا گیا اور پھر معاملہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن سے قاضی فائز صاحب اور قاضی فائز صاحب سے فل بینچ تک پہنچا۔ بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا، انٹرا پارٹی الیکشن بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور مجھے وہ ہیئرنگ یاد آ رہی ہے کورٹ روم نمبر 1 کی کہ جب بلے کا نشان واپس لیا جا رہا تھا، کیونکہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ جو پراکسیز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، جو ماؤتھ پیس ہیں، وہ پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے تھے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پروگرامز پہ، ٹاک شوز میں، وہ پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا انتخابی بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ وہ کئی مہینے پہلے بتا چکے تھے، فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اور اس فیصلے کو آخری اس پہ مہر جو لگانی تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لگائی۔ تو مجھے سوالات یاد آ رہے تھے کہ پوچھے جا رہے تھے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کون تھا پارٹی کا؟ جی نیاز اللہ نیازی صاحب تھے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب کون ہے؟ جی میں ہوں، میں کھڑا ہوں۔ وہ آپ کیسے چیف الیکشن کمشنر بن گئے؟ آپ کا تو لکھا ہوا ہے فیڈرل الیکشن کمشنر ہونا چاہیے، تو آپ تو یہاں پہ تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا، آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن خیبر پختونخوا میں کیوں ہوئے؟ یہ کسی پنجاب میں کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کہیں سیکٹریٹ، آپ کا سیکٹریٹ کہاں پہ ہے؟ وہ سیکٹریٹ ہے جی G8 میں اسلام آباد۔ اچھا، وہاں کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا، وہاں بھی نہیں ہوئے۔ تو پھر ایک سوال اٹھا کہ اچھا آپ کے تو کسی خیبر پختونخوا کے بھی کسی دور دراز کسی شادی حال میں ہوئے۔ اچھا، وہ کیوں وہاں کے کیوں ہوئے؟ تو یہ کسی مین جگہ پہ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ایسے سوالات پوچھے گئے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی بہت ہی حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور تمام ایک سے بڑھ کر ایک سوال پوچھا گیا اور پی ٹی آئی نے ایک سے بڑھ کر ایک جواب دیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم پہ تو جی عذاب نازل تھا اور ہمیں تو ایسے تھا کہ جیسے دیکھتے ہی ان کو گولی مار دیں، اس طرح کے حالات تھے اور انٹرا پارٹی الیکشن ہونے ہی نہیں دینے تھے۔ پہلے تو انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے اور انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، اور جب انہوں نے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے تو اس کے بعد ان کو چیلنج کر دیا گیا اور اسی شخص نے کیا اور پھر پوچھا گیا اچھا یہ انٹرا پارٹی الیکشن تو آپ نے کروا لیے، تو اس میں ووٹ کس نے دیا؟ وہ فہرست کدھر ہے؟ اچھا، وہ 3-4 اور لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی الیکشن لڑا، وہ پہلے سے کورٹ روم نمبر 1 میں موجود تھے، پھر ان کو بلایا گیا، اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ اوہو آپ بھی ہیں، اوہو آپ بھی ہیں۔ تو یہ بھی سوالات ہوئے وہاں پہ، تو بہت بڑی دلچسپ بحث ہوئی اور اس کے بعد پھر کیونکہ پہلے سے طے شدہ تھا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا اور بلے کا نشان چھین لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی کہ بلا مقابلہ انٹرا پارٹی الیکشن بلا مقابلہ ہی ہو گئے، یہ جمہوریت کدھر آ گئی؟ تو عمران خان صاحب نے نہ ہی اپنی بہن کو کسی کو چیئرمین بنایا، نہ ہی اپنی اہلیہ کو بنایا، نہ ہی کسی بھائی کو بنایا، نہ ہی کسی بھتیجے کو بنایا، نہ ہی کسی بھانجے کو بنایا، نہ ہی کسی کزن کو بنایا اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کے حوالے کر دی پارٹی۔ لیکن جناب قاضی صاحب نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی جناب راجہ صاحب نے اس کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہو گئے اور انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ ہو گئے، الیکشن جیت گئی پاکستان تحریک انصاف، کدو سے بھی جیت گئی، بینگن سے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا نشان تھے، ہر طرح کے نشان کے ساتھ وہ جیت گئی۔ اس کے بعد دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا اور بیرسٹر گوہر صاحب دوبارہ منتخب ہو چکے ہیں، دوبارہ پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اب پھر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام رتنوں نے مل کر ایک ان کو سوال نامہ بھیجا ہوا ہے کہ یہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن قبول نہیں ہے، پہلے آپ ہمیں ان 20 سوالوں کے جوابات دیں۔
आप बताएं कि ये कैसे हुआ, आप बताएं कि वो कैसे हुआ, आप बताएं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तयन कैसे होता है, आप ये बताएं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फहरिस्त कौन सी है, आप ये बताएं कि ये वोट किस तरीके से डाला जाता है। तो वो सारे का सारा अब रऊफ हसन साहब हैं, अब रऊफ हसन साहब भी बतौर इलेक्शन कमिश्नर के कबूल नहीं हैं, तो उनको भी बेशुमार सवालात से उनके हाथ में थमाए हुए हैं और उनको अभी तक उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लियर नहीं हुए। जबकि दूसरी जानिब सेम केस था मुस्लिम लीग नवाज का, और मुस्लिम लीग नवाज ने तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना ही मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आप होते कौन हैं, हमारे गुलाम हो के हमसे सवाल करते हैं। तो लिहाजा इन रत्नों ने उनके सामने जुबान नहीं खोली, क्योंकि हुक्म हाकिम था और गुलाम इब्ने गुलाम एक सोच है, लिहाजा उधर तो वो गए ही नहीं। और वो अब इलेक्शन हुआ है इंट्रा पार्टी। अगले आगे चलते हैं। एएनपी का भी इलेक्शन नहीं हुआ था और उनको चंद हजार रुपया जुर्माना करके उनको कहा गया कि आप पैसे ये दे दें और आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आप पार्टी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो किसी से इंतखाबी निशान नहीं छीना गया और किसी से कुछ नहीं हुआ। पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला पीटीआई के हक में दिया, लेकिन काजी साहब ने वो फैसला उड़ा दिया था। अब फिर देखते हैं काजी साहब का इम्तहान है कि काजी साहब वो सवालात पूछते हैं या नहीं पूछते, और वही उसी तरीके से कोर्ट रूम नंबर 1 में अदालत लगाते हैं या नहीं लगाते, और लगाते हैं तो क्या ये पूछेंगे कि ये बिला मुकाबला कैसे हो गए, ये भाई ने भाई को सदारत कैसे दे दी, भाई ने भाई को पहले सदारत कैसे दी, और फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, ये फिर किस जगह पे इलेक्शन हुआ, अच्छा वो फहरिस्त किधर है वोटर्स की, और ये बिला मुकाबला क्यों हुआ। तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब से आने वाले दिनों में काजी साहब से ये सवालात पूछे जाएंगे या फिर काजी साहब सवालात पूछेंगे, और यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 रत्नों के साथ ये सवाल होगा। अब आते हैं पैरेलल हो क्या रहा है। कुछ देर पहले ये खबर आई कि पंजाब की काबीना, जो कि फॉर्म 47 की सरकार है, उन्होंने एक सहाफी की जानिब से दी गई दरखास्त पर इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई तहकीकात का आगाज कर दिया है, और साथ ही जराए से खबर चलाई गई कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो उनके खिलाफ एक नया केस तैयार किया जा रहा है और पंजाब सरकार तैयार कर रही है, और इमरान खान के खिलाफ शिकायत रावलपिंडी में सहाफी की जानिब से दर्ज कराई गई है, और इमरान खान के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत पर तहकीकात जारी हैं, और इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर तहकीकात प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर मुकदमा होगा। पंजाब काबीना ने अपने आखिरी इजलास में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के मुकदमे की मंजूरी दी थी। अब इस मुकदमे में कोशिश करेंगे कि वो आजकल में इस मुकदमे में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें, और ताकि कल को साइफर केस का फैसला आता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो इनको मौका मिल जाएगा और उधर से उनका फैसला आएगा, तो इधर से इमरान खान साहब को इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा उनकी रिहाई फिल वक्त रोक दी जाएगी। तो ये सब कुछ साजिशी किस्म की बातें और प्रोपेगेंडा चल रहा है, और देखते हैं इस प्लानिंग पे अब आगे कैसे अमल किया जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि जनाब, ना आइन है, ना कानून है, ना शर्म है, ना हया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।